हेलो एंड वेलकम टू द जियो फाई। ठीक है, जियो फाई में आपका स्वागत है। इसमें हम क्लाइमेटोलॉजी शुरू कर रहे हैं, क्लाइमेटोलॉजी का। दिस इज़ द लेक्चर 1। ठीक है, लेक्चर 1 है। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें हम बेसिक चीज़ें देखेंगे। ठीक है, जो भी कॉम्पोजिशन है एटमॉस्फेयर का, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर होता है, देन होमोस्फेयर होता है, ऑरोराज कैसे बनते हैं, व्हाट इज़ द क्रमन लाइन, ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। पहले आपको बताती हूँ कि एक होता है कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, दूसरा होता है स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो आपको इन दोनों में यदि डिफरेंस पता करना हो, आई मीन इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है आपको पता होना चाहिए। कि जो कॉम्पोजिशन है, कॉम्पोजिशन मतलब कि इसमें जो भी इसकी गैसेस वगैरह है, ठीक है, इसमें हम गैसेस वगैरह बताते हैं कॉम्पोजिशन में। बाकी स्ट्रक्चर में आप इसकी लेयर्स बताते हो कि ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। और जो गैसेस हैं वो एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो उनको आपको रटना है। ठीक है, क्या सीक्वेंस है, कितना परसेंटेज है, सो यू नीड टू रिमेंबर दैट गैसेस के कॉन्टेक्स्ट में। बाकी लेयर्स जो है वो भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि वो भी अरेंज करने के लिए आती है। ठीक, पहले हम पढ़ रहे हैं जो भी आपका कॉम्पोजिशन है। कॉम्पोजिशन ऑफ द डेटा में पहले देख लेते हैं जो कॉम्पोजिशन है। ठीक है, बेसिक हम देखते हैं कि भाई जो हमारा एटमॉस्फेयर है, ऐसा बोला जाता है कि जो भी हमारा 97%, जो भी आपका 97% ऑफ द एटमॉस्फेयर है वो कहाँ तक होता है, 29 किलोमीटर की हाइट तक होता है बस। मतलब मेजरली जो आपका एटमॉस्फेयर एक चंक है वो 29 किलोमीटर की हाइट तक मिल जाएगा आपको। फिर उसके बाद हम गैसेस इन द एटमॉस्फेयर पढ़ लेते हैं कि गैसेस कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, यहाँ पर पढ़ते हैं व्हाट आर द गैसेस, इनका कॉम्पोजिशन क्या होता है। पहला जो है वो है हमारा नाइट्रोजन। ये तो भाई ये तो आपको पता होना चाहिए ना, ये तो सबको ही पता होगा कि नाइट्रोजन हमारा होता है 78.08%। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन पूछा गया नाइट्रोजन से कि कौन सा गैस जो है वो डिल्यूटेंट होता है, और which gas is the dilutant and chemically chemically dilutant and केमिकली इनएक्टिव। जो हमारा नाइट्रोजन है वो आपका डिल्यूटेंट होता है प्लस केमिकली इनएक्टिव भी होता है। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा देख लेते हैं। देन सेकंड नंबर पर हमारे पास आ जाता है ऑक्सीजन, जो होता है 20.95%। देन आ जाता है हमारे पास, अच्छा देखो इसके बाद आपको ये दोनों तो पता ही होंगे, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। ठीक है, अब इसके बाद हम थोड़ा ट्रिक से याद कर लेते हैं। ट्रिक ये है हमारी कि आज कल न्यू है, न्यू है, एक मिनट, आजकल न्यू है जेनॉन हमारी। ठीक है, अब इसमें आपको थोड़ा सा याद रखना है। जैसे आज, आज मतलब क्या है, आज मतलब है आपका आर्गन। आर्गन कितना है, 0.93%। फिर कल, इसका मतलब है CO2। CO2 कितना है आपका, 0.036%। ठीक है, फिर एन से हो जाता है आपका नियोन। नियोन कितना है, 0.02%। देन यू आर हैविंग द हीलियम। ठीक है, हीलियम है आपका 0.005%। देन इसके बाद दो गैसेस और आती हैं, देखो यहाँ पर दो गैसेस और आती हैं बीच में। एक होता है आपका मीथेन, मीथेन आ जाएगा, इसका कॉम्पोजिशन तो नहीं पता है। बाकी क्रिप्टॉन आती है। ठीक है, क्रिप्टोन, क्रिप्टोन कितना है आपका 0.001%। देन आ जाता है आपका जेनॉन, जेनॉन कितना होता है 0.00009%। एंड देन आपका हाइड्रोजन जो कि सबसे कम होता है, हाइड्रोजन होता है आपका 0.00005%। ठीक है, आई विल रिपीट। पहले होता है आपका नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन होता है 20% लगभग, आर्गन होता है आपका 0.93, CO2 होता है 0.036, नियोन होता है 0.02, हीलियम होता है आपका 0.05, फिर मीथेन, देन क्रिप्टॉन 0.001, जेनॉन आपका 0.409 और हाइड्रोजन 0.550 आएंगे आपके, और 5%। ठीक है, सबसे ज़्यादा होता है आपका नियोन और सबसे कम होता है आपका हाइड्रोजन। ठीक है, पहले हाइड्रोजन है,
फिर वाटर वेपर देख लेते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन भी पूछा गया है कि हमारे एटमॉस्फेयर में मैक्सिमम कितने तक वाटर वेपर जा सकता है, मतलब इक्वेटर पे ही बात कर लो कि इक्वेटर पे मान लो सबसे ज़्यादा आपको वाटर वेपर मिलेगा, तो सबसे ज़्यादा कितना जा सकता है। तो देखो मिनिमम तो आपका 0% हो सकता है, बट मैक्सिमम कहीं भी 4% तक वाटर वेपर जा सकता है। किसके? बाय द वॉल्यूम, जितना भी आपका वॉल्यूम है, ठीक है। फिर वाटर वेपर आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा आपको इक्वेटर पे मिलेगा, और आप जैसे इक्वेटर से पोल की तरफ जाओगे, ठीक है, पोल की तरफ जाओगे तो आपका जो वाटर वेपर है वो डिक्रीज होगा। ये तो एक मतलब एकदम बेसिक सी बात है, ठीक है। फिर देख लेते हैं जैसे इक्वेटर है, इक्वेटर पे आपको कितना वाटर वेपर मिलेगा? इक्वेटर पे आपको मिलेगा 2.6% का वाटर वेपर, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे आप 50 डिग्री सेल मतलब जो आपका 50 डिग्री लैटिट्यूड है उस पे मिलेगा आपको 0.9% का। फिर जो आपका 70 लैटिट्यूड है उस पे मिलेगा 0.2%। आप देख रहे हो मतलब ये घट रहा है ना, ये वाला। और एक तो भाई पोल की तरफ जाने से आपका वाटर वेपर घट रहा है। बाकी यदि आप ऊंचाई में जाओगे, ठीक है, यदि आप ऐसे ऊंचाई में जाओगे, सरफेस से लेके ऊपर की तरफ जाओगे, अपवर्ड जाओगे आप, है ना, तब भी आपका जो वाटर वेपर है, वाटर वेपर क्या होगा? ये डिक्रीज होगा। समझ रहे हो? मोर देन 90% ऑफ द टोटल एटमॉस्फेरिक वेपर फाउंड अप टू द हाइट ऑफ 5 किलोमीटर। मतलब आपका जितना भी लगभग 90% आपका जितना एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर है, जितना भी आपका एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर है वो कितने हाइट तक मिलता है? वो 5 किलोमीटर तक आपको मिलेगा। कितना? लगभग 90%। तो मेजरली तो आपको 5 किलोमीटर तक ही मिल जा रहा है, ठीक है। देख लिया हमने, वाटर वेपर 0 से 4% तक हो सकता है। इक्वेटर से पोल की तरफ जाओगे तो घटेगा, सरफेस से अपवर्ड जाओगे तब भी घटेगा, और लगभग 90% आपका 5 किलोमीटर तक होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर। देखो स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमारा आता है ट्रोपोस्फेयर, फिर आता है ट्रोपोपॉज, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मेसोस्फेयर, देन आता है आपका थर्मोस्फेयर, और सबसे ऊपर आता है यू हैव द एग्जोस्फेयर, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं। देखो ये बहुत अच्छा एनसीईआरटी का है। दिस इज द ट्रोपोस्फेयर, फिर आता है ट्रोपोपॉज, फिर आता है आपका स्ट्रेटोस्फेयर, देन स्ट्रेटोपोज, फिर आता है मेसोस्फेयर, मेसोपॉज एंड थर्मोस्फेयर, फिर उसके सबसे लास्ट में आ जाता है आपका एग्जॉस्फेयर। अच्छा एक चीज़ देखना कि आप जैसे दिस इज योर सरफेस, अब आप ऊपर की तरफ जा रहे हो ट्रोपोपॉज की तरफ, तो ट्रोपोस्फेयर में ऊपर की तरफ जाने में आपका जो टेम्परेचर है वो घट रहा है, ठीक है। वहीं जब आप स्ट्रेटोस्फेयर में जाते हो तो स्ट्रेटोस्फेयर में ऊपर जाने पे आपका जो टेम्परेचर है वो क्या हो रहा है? वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग। अब यहाँ पर टेम्परेचर क्यों इंक्रीज हो रहा है? यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है बिकॉज यहाँ पर लगभग 15 से 30 किलोमीटर की हाइट पे आपको यहाँ पर मिलेगा ओजोन। ओजोन की प्रेजेंस की वजह से स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर बढ़ता है। फिर मेसोस्फेयर में फिर से टेम्परेचर घटने लग जाता है। आप देखो यहाँ पर घट रहा है टेम्परेचर। फिर थर्मोस्फेयर में अगेन आपका जो टेम्परेचर है वो बढ़ने लग जाएगा। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर मीन्स यहाँ पर आयंस होते हैं ना, आयंस की वजह से जो टेम्परेचर है वो कहीं ना कहीं आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। सो देख लिया हमने, ट्रोपोस्फेयर होता है, स्ट्रेटोस्फेयर होता है, मेसोस्फेयर होता है और थर्मोस्फेयर होता है। मतलब एक छोड़ दो आप, जैसे ट्रोपोस्फेयर ट्रोपोस्फेयर नहीं, स्ट्रेटोस्फेयर को छोड़ो, फिर मेसोस्फेयर में आपका टेम्परेचर घटेगा, उसके बाद मतलब एक एक छोड़ के ऐसा हो रहा है, ठीक है। ऑल्टरनेट इंक्रीज एंड डिक्रीज हो रहा है। सो ये थोड़ा सा याद रखना है। अब हम ट्रोपोस्फेयर का पढ़ लेते हैं कि ट्रोपोस्फेयर एक्चुअली होता क्या है, इसमें होता क्या है। देखो ट्रोपोस्फेयर ऐसा नहीं है कि हर जगह सेम होता है। सपोज दिस इज अर्थ, ये हमारा अर्थ है, तो जो आपका ट्रोपोस्फेयर है ना वो यहाँ पर इक्वेटर पे थोड़ा मोटा सा, हम ऐसे क्रॉस सेक्शन में देख लेते हैं, ठीक है। क्रॉस सेक्शन में देख लेते हैं, ये समझो आपका अर्थ है और दिस इज योर इक्वेटर, ये आपके दोनों पोल साइड हैं, दिस इज योर पोल, ठीक है। तो क्या होता है कि आप दिस इज योर इक्वेटर, यहाँ पे आपका ट्रोपोस्फेयर जो है वो काफ़ी मोटा होता है। बाकी आप जैसे जैसे पोल की तरफ जाओगे तो आपका जो ट्रोपोस्फेयर है वो ऐसे थोड़ा सा पतला होता आपको दिखाई देगा, ठीक है। मतलब इसकी हाइट जो है वो डिक्रीज होती हुई आपको दिखेगी। तो जो इक्वेटर है उस पर जो ट्रोपोस्फेयर है उसकी हाइट होती है लगभग
18 किलोमीटर, बाकी जो पोल्स हैं इस पर होती है लगभग 8 किलोमीटर, ठीक है। बाकी आप इसका एवरेज निकालो दोनों का, तो एवरेज हाइट होती है इसकी 13 किलोमीटर, ये बात है, ठीक है। दिस इज योर ट्रोपोस्फेयर। और ट्रोपोस्फेयर में जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो तो आपका जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता है, तो ये जो डिक्रीज होने वाली प्रक्रिया है इसको बोलते हैं नॉर्मल लैप्स रेट, ठीक है। नॉर्मल लैप्स रेट ये कितना होता है? नॉर्मल लैप्स रेट होता है 6.5 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर, ये होता है नॉर्मल लैप्स रेट, ठीक है। अब जो टेम्परेचर है वो किस रेट से डिक्रीज होता है? तो रेट ऑफ डिक्रीज होता है 1 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 1 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 165 किलोमीटर। हर 165 किलोमीटर पर क्या होता है? 1 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। और जितने भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी हैं, जितनी भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं वो कहाँ होती है? जितनी भी हमारी बायोलॉजिकल एक्टिविटी हैं वो हमारी ट्रोपोस्फेयर में ही होती है, मतलब मेजर बायोलॉजिकल एक्टिविटी, ठीक है। तो ये बायोलॉजिकली एक्टिव लेयर बोली जाती है, इसको याद रखना है। फिर आ जाता है ट्रोपोपॉज। अब ट्रोपोपॉज में क्या होता है? ट्रोपोपॉज में इंटरमिक्सिंग एकदम स्टॉप हो जाती है, यहाँ पर इंटरमिक्सिंग स्टॉप्स, ठीक है। इंटरमिक्सिंग एकदम स्टॉप हो जाती है। और ये जो ट्रोपोपॉज है इसमें भी टेम्परेचर माइनस में चला जाता है। जैसे -80 डिग्री सेल्सियस आपको मिलेगा इक्वेटर पे, बाकी -95 डिग्री आपको मिल जाएगा पोल्स पर, ठीक है। देन आ जाता है हमारे पास स्ट्रेटोस्फेयर। अब जो स्ट्रेटोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर में क्या है? स्ट्रेटोस्फेयर में यू विल बी हैविंग द ओजोन, सबसे मेजरली इम्पॉर्टेंट होता है। 15 से 30 किलोमीटर पर आपको मिल जाएगा ओजोन। इसी की वजह से इसमें जो टेम्परेचर है वो बढ़ता हुआ दिखाई देगा और इसमें कोई भी ऐसे वेदर फिनोमिना नहीं होता है। सो दिस इज डिवॉइड ऑफ वेदर फिनोमिना, ठीक है। इसमें कोई भी वेदर फिनोमिना नहीं होता है। तो वेदर फिनोमिना होता कहाँ है? वेदर फिनोमिना होता है आपका ट्रोपोस्फेयर में, ठीक है। यहाँ पर कोई भी वेदर फिनोमिना आपको नहीं दिखेगा। और एक और जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब जो आपका लोअर स्ट्रेटोस्फेयर है, यहाँ पर दिस इज योर लोअर स्ट्रेटोस्फेयर, दिस वन इज द लोअर वन, ठीक है। ये आपका लोअर स्ट्रेटोस्फेयर है, ठीक है। तो इस लोअर स्ट्रेटोस्फेयर में आपको क्या दिखेगा? इस लोअर स्ट्रेटोस्फेयर में आपको एकदम फीबल विंड्स दिखाई देंगी। फीबल मतलब कि हल्की हल्की जो विंड्स हैं वो आपको दिखाई देंगी। और आपको दिखाई देंगे आपके सिरस क्लाउड्स, ठीक है। जो भी आपके सिरस क्लाउड्स हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। और यस, ओजोन तो मैंने अब आपको बता दिया कि 15 से 30 किलोमीटर तक होता है। ये याद रखना है थोड़ा अच्छे से, है ना, कि इसमें कोई भी वेदर फिनोमिना नहीं होता है। इसमें फीबल विंड्स और सिरस क्लाउड्स जो हैं आपको मिल जाएंगे। फिर आ जाता है हमारे पास मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर क्या होता है? मेसोस्फेयर में जो आपका टेम्परेचर है, वॉट एवर योर टेम्परेचर इज, इट इंक्रीजेज विद हाइट, ठीक है। योर टेम्परेचर इंक्रीजेज विद हाइट, हाइट के साथ टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता है, ठीक है। इट इंक्रीजेज विद हाइट। फिर जो आपका मेसोस्फेयर है, सॉरी, टेम्परेचर अभी हमने बताया था कि डिक्रीज होता है, टेम्परेचर डिक्रीजेज विद हाइट, ठीक है। डिक्रीजेज विद हाइट, टेम्परेचर जो है वो हाइट के साथ डिक्रीज होता है। ये देखो, ये दिस इज द थिंग, ठीक है। ये हो गया हमारा हाइट के साथ डिक्रीज। फिर आ जाते हैं हमारे पास थर्मोस्फेयर। अब जो थर्मोस्फेयर है उसका पार्ट होता है आपका आयोनोस्फेयर। अब पहली बात तो ये समझो कि ये जो आयोनोस्फेयर है इसमें आपका जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, जैसे जैसे आपका हाइट बढ़ेगा, वैसे वैसे आपका जो टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज होता हुआ आपको दिखेगा, ठीक है। और यही जो ये आयोनोस्फेयर ही क्या करता है? दिस आयोनोस्फेयर इट रिफ्लेक्ट द रेडियो वेव्स। जो आपकी रेडियो वेव्स है ना उनको रिफ्लेक्ट करने का काम भी ये आयोनोस्फेयर ही करता है। अब इसमें अलग अलग लेयर्स बनती हैं। सबसे पहले बनती है हमारी सबसे नीचे डी लेयर, उसके ऊपर बनती है ई लेयर। ई लेयर को हम कैनेडी हेवनली साइड लेयर भी बोलते हैं, थोड़ा याद रखना है क्योंकि ये पूछा गया है ना कि जो कैनेली हेवनली साइड लेयर है उसको कौन सा लेयर होता है वो। देन स्पोरेडिक ई लेयर फिर बनती है हमारी हल्की हल्की, जिसको हम स्पोरेडिक ई लेयर बोलते हैं। और एफ लेयर, जो एफ लेयर है उसको कलेक्टिवली क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है एप्लेटॉन लेयर, ठीक है। कलेक्टिवली इट इज कॉल्ड एज द एप्लेटॉन लेयर। तो हम थोड़ा देख लेते हैं। देखो, ये बहुत प्यारा सा डायग्राम है जिसमें बिल्कुल साफ साफ लिखा है। देखो,
यहाँ पर ये आयनोस्फेयर है। तो मेसो अच्छा, एक बात आपसे पूछी जा सकती है कि कौन से लेयर के ऊपर जो है आपको आयनोस्फेयर, तो ये तो हमको पता है कि भाई मेसोस्फेयर के ऊपर आपका आयनोस्फेयर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। दिस इज द वेरी बेसिक थिंग। फिर पहले डी लेयर होता है, फिर आपका ई लेयर, ई लेयर के ऊपर ही आपको यहाँ पर मिल जाएगा स्पोरेडिक ई लेयर। फिर आ जाता है आपका एफ लेयर। एफ लेयर भी F1 और F2 में डिवाइड होता है, जिसको कलेक्टिवली एप्लेटॉन लेयर बोलते हैं, ठीक है। तो हम थोड़ा देख लेते हैं पहले कि पहले विल बी सीइंग दिस इज द डी लेयर, ठीक है। अब इस डी लेयर के बारे में पहले पढ़ते हैं। ये जो डी लेयर है इसकी हाइट क्या होती है, ये आपको लगभग 60 किलोमीटर से 90 या फिर 99 किलोमीटर तक आपको मिल जाएगा, या तो आप बोल सकते हो कि 100 किलोमीटर तक मिलता है, ठीक है। ये आपको डी लेयर। और जो डी लेयर है ये क्या करता है, ये रिफ्लेक्ट करता है, किसको रिफ्लेक्ट करता है, लो फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स को। जो भी आपकी लो फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स हैं उनको रिफ्लेक्ट करता है, बाकी एब्जॉर्ब किसको कर लेता है, इट एब्जॉर्ब्स द मीडियम प्लस मीडियम। और जो आपकी हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स हैं, हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स, उनको जो है वो रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। और जैसे ही सनसेट होता है, जब भी सनसेट होता है तो ये जो डी लेयर है वो डिसअपियर हो जाती है। क्या हो जाती है, ये डिसअपियर हो जाती है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं ई, दिस इज द ई लेयर। अब ये जो ई लेयर है इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द कैनेडी, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द कैनेडली हैवी साइड लेयर। कैनेडी हैवी साइड लेयर इसको बोलते हैं ई लेयर को, ठीक है। इसकी हाइट कौन सी कितनी हाइट पे मिलता है, 99 किलोमीटर से लेके 130 किलोमीटर पर आपको ये जो है ई लेयर वो मिल जाएगा। अब होता क्या है इस लेयर में, देखो ये जो आयनोस्फेयर है मतलब ई लेयर है, इसमें जो भी आपकी वॉट एवर योर मीडियम प्लस जो आपकी हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स हैं उनको रिफ्लेक्ट किया जाता है, ठीक है। बाकी अभी हमने देखा डी लेयर जो है, डी आपकी जो लो रेडियो वेव्स है ना, लो रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट कर रहा था। बाकी जो आपका ई लेयर है वो मीडियम और हाई रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट करने का काम करता है। और ये क्या करता है, मेड ड्यू टू द, जैसे ही आपका यूवी रेडिएशन है, यूवी रेडिएशन जब नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करता है, व्हेन यूवी रेडिएशन रिएक्टिंग विद द नाइट्रोजन प्लस नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। जब आपका रेडियो वेव मतलब सॉरी जो आपका यूवी रेडिएशन है मतलब जो आपकी सनलाइट है, जब वो नाइट्रोजन या फिर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है तो आपकी ये ई लेयर बनती है, ठीक है। और ये जो सारी लेयर्स हैं ये लेयर भी जब आपका, क्योंकि यूवी रेडिएशन के इंटरेक्शन की वजह से बन रहा है, तो जाहिर सी बात है कि जब रात को जब ये यूवी रेडिएशन नहीं होंगे तो सनसेट के बाद, आप मान लो कि सनसेट के बाद ये जो लेयर है विच इज कॉल्ड एज द ई लेयर वो डिसअपियर हो जाएगी, ठीक है। देख लिया हमने, दिस इज द कैनेडी हेवनली लेयर। फिर आ जाते हैं हमारे पास, अच्छा इसके ऊपर जो है एक लेयर बनती है हल्की सी, जिसको बोलते हैं स्पोरेडिक, दिस इज कॉल्ड एज द स्पोरेडिक ई लेयर, ठीक है। ये बनती है आपकी 150 किलोमीटर की हाइट पे, ये भी नाइट में डिसअपियर हो जाती है। फिर सबसे ऊपर जो है वी हैव दिस आयनोस्फेयर, आयनोस्फेयर पे एफ लेयर, एफ लेयर भी दो F1 और F2 इन दो में डिवाइड होती है। एंड ये होता है 150 से लेके 380 किलोमीटर तक, ठीक है, होती है ये। और कलेक्टिवली इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है एप्लेटॉन लेयर, ठीक है। कलेक्टिवली इसको हम बोलते हैं एप्लेटॉन लेयर, गॉट इट। तो ये आप समझ गए होंगे। सो चलो एक बार ये देख लेते हैं, लेट्स सी इट, लेट्स सी इट, ओके। सो जो हमारा डी लेयर है, गॉट इट, पहले हमने देख लिया डी लेयर लो फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट करता है, मीडियम और हाई को क्या करता है, इट इज एब्जॉर्बिंग, ये एब्जॉर्ब कर लेता है इनको, ठीक है। ये सनसेट के बाद डिसअपियर हो जाता है। ई लेयर को बोलते हैं हम कैनेडी हैवी साइड लेयर। और ये जो कैनेडी हैवी साइड लेयर है ये क्या करता है, ये जो मीडियम और हाई रेडियो वेव्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, ये नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल से इंटरेक्शन की वजह से बनता है। फिर स्पोरेडिक लेयर 150 किलोमीटर की हाइट पर बनता है। अच्छा हाइट भी लिख देती हूँ यहाँ पे, डी का हाइट होता है 60 से लेके 99 किलोमीटर तक। फिर ये होता है 99 किलोमीटर से लेके 130 किलोमीटर तक। फिर सबसे ऊपर होता है हमारे पास एफ लेयर जो कि 150 से लेके 380 किलोमीटर तक में बनता है।
और इसको कलेक्टिवली बोलते हैं F1 और F2 को कलेक्टिवली बोला जाता है एप्लेटॉन लेयर। ठीक है, एप्लेटॉन लेयर इसको बोला जाता है। तो ये हमने पढ़ लिया है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, गॉट इट। फिर अब हम देखेंगे होमोस्फेयर। अब देखो होमोस्फेयर और हेट्रोस्फेयर, होमोस्फेयर में कौन कौन सा आता है, आपको ये भी क्वेश्चन पूछ लेंगे कि भैया जो होमोस्फेयर है, होमोस्फेयर में कौन कौन से लेयर्स आते हैं। सो होमोस्फेयर में जो लेयर्स आते हैं वो आते हैं आपके, दिस इज ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर और मेसोस्फेयर। सो होमोस्फेयर में आपको आ जाएगा ट्रोपोस्फेयर, है ना, आपका आ जाएगा स्ट्रेटोस्फेयर, फिर आ जाएगा आपका मेसोस्फेयर, ये तीनों आ जाते हैं। ठीक है, और ये होमोस्फेयर में इसे होमो क्यों बोलते हैं, इसको होमो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें N2 का और जो O2 है उसका यूनिफॉर्म कॉम्बिनेशन होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं। फिर आ जाता है हमारे पास दिस 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 हेट्रोस्फेयर। अब हेट्रोस्फेयर, देखो हेट्रोस्फेयर कहाँ तक होता है, हेट्रोस्फेयर होता है आपका थर्मोस्फेयर तक। ठीक है, यहाँ पर थर्मोस्फेयर तक आपका हो जाएगा ये हेट्रोस्फेयर। सो कहाँ से शुरू होता है, और ये शुरू होता है आपका मेसोपॉज से। ठीक है, मेसोपॉज से लेके आपका थर्मोस्फेयर तक जो होगा वो स्ट्रेटोस्फेयर, मतलब जो आपका क्या होगा, मेसोस्फेयर से लेके दिस इज योर हेट्रोस्फेयर। अब हेट्रोस्फेयर को हेट्रो क्यों बोल रहे हैं, हेट्रो इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें जो आपका N2 है प्लस O2 है इसका यूनिफॉर्म कॉम्बिनेशन नहीं होता है। बाकी यदि आप यहाँ पर बात करेंगे, दिस इज योर ट्रोपोस्फेयर से ही शुरू हो रहा है, आपका सरफेस से ही शुरू हो जाता है, ट्रोपोस्फेयर है। ठीक है, दिस इज योर ट्रोपोस्फेयर। सो ट्रोपोस्फेयर से लेके मेसोपॉज तक आपका है, दिस इज योर होमोस्फेयर। ठीक है, होमोस्फेयर में आपका N2 प्लस O2 का यूनिफॉर्म कॉम्बिनेशन आपको मिल जाएगा। सो ये थोड़ा सा याद रखना है। और एक और चीज़ याद रखना है जो कि क्वेश्चन पूछा गया है PYQ में, कि आपका जो टॉप मोस्ट गैस है, टॉप मोस्ट गैस, यदि आपको बोले कि सबसे ऊंचाई पे कौन सा गैस मिलता है, तो सबसे ऊंचाई पे जो मिलने वाला गैस है जिस कॉल्ड एज द हाइड्रोजन, ये होता है आपका हाइड्रोजन। ठीक है, हीलियम से कंफ्यूज नहीं करना है, दिस इज हाइड्रोजन। ओके, फिर ऑरोराज। अब ऑरोराज क्या होते हैं, आपने देखे, आपने जैसे सुना होगा। ठीक है, आप साइबेरिया में लोग जाते हैं, क्यों जाते हैं, क्योंकि उनको नॉर्दर्न लाइट्स देखने होते हैं। सो ये जो नॉर्दर्न लाइट्स हैं दे आर कॉल्ड एज द ऑरोराज। अब देखो ऑरोराज कैसे बनते हैं, ऑरोराज बेसिकली देखो ये सोलर विंड्स हैं, सन से सोलर विंड्स निकलती हैं, बट हमारी अर्थ के पास होता है ये मैग्नेटोस्फेयर। ठीक है, मैग्नेटोस्फेयर मतलब जो हमारे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होती है उसकी वजह से ये जो सोलर विंड्स है वो हर हमारे एटमॉस्फेयर में तो पेनिट्रेट नहीं कर पाती हैं, बट होता ये है कि जो ये जो मैग्नेटोस्फेयर है ये हल्का इक्का मतलब हल्की हल्की जो सोलर विंड्स हैं इनको नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे डाइवर्ट कर देता है। ठीक है, सो इन्हीं डाइवर्जन की वजह से जब ये जो लाइट्स हैं वो हमारे ऊपर, वो हमारे जो आयनोस्फेयर है, मतलब जो हमारे आयनोस्फेयर है उसमें जो आयंस होते हैं उससे इंटरैक्ट होती हैं ये जो सोलर विंड्स हैं, तो ये ब्लू कलर का या फिर ग्रीन कलर का, ठीक है, हल्की हल्की जो आपकी ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर की लाइट्स आपको नॉर्थ में और साउथ में दिखाई देंगी, तो इनको ही बोलते हैं ऑरोरास। अलग अलग नाम होते हैं, जैसे नॉर्थ पोल है, दिस इज योर नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल में इसको क्या बोला जाता है, नॉर्थ पोल में आप इसको बोलेंगे बोरियालिस। ठीक है, इसको बोलते हैं बोरियालिस। बाकी जो साउथ है इसमें आपको बोला जाता है ऑस्ट्रेलिस। ठीक है, ऑस्ट्रेलिस इसको बोला जाता है। अब ऐसे याद रखो कि भाई साउथ में ऑस्ट्रेलिया है, इसलिए हम साउथ में इसको बोलते हैं ऑस्ट्रेलिस एंड नॉर्थ में बोरियालिस बोलते हैं। ठीक है, सो दिस इज द थिंग। और अच्छा, ये इसमें ये लिखा है कि ये एक तो रात में दिखाई देती हैं, ये तो हमें पता है कि भाई रात में ही दिखाई देंगी, और कहाँ दिखाई देती हैं, ये देती हैं आपकी एग्जॉस्फेयर में, आपको दिखाई देंगी एग्जॉस्फेयर में, एंड ये आपको दिखाई देंगी मैग्नेटोस्फेयर में। ठीक है, पोलर्स क्या है, सो ये आपको मैग्ने, दे आर पोलर स्काई ड्यूरिंग मिडनाइट, एंड कहाँ बनती हैं, मतलब ये आप बोल सकते हो कि कहाँ बनते हैं, सो दे आर इन द एग्जॉस्फेयर, और जो आपका मैग्नेटोस्फेयर है वहाँ पर बनती है। ठीक है, तो याद रखना है यहाँ पर। ठीक, ये हमारा मैग्नेटोस्फेयर है और सबसे ऊपर हो जाता है हमारे पास एग्जॉस्फेयर, तो एग्जॉस्फेयर में बनती है, कह लो, कुछ भी कह सकते हो। फिर क्रमन लाइन। अब क्रमन लाइन क्या होता है, देखो ये क्रमन लाइन जो आपका आउटर स्पेस है, वट एवर योर आउटर स्पेस इज, सो दिस इज योर आउटर स्पेस, और जो भी आपका एटमॉस्फेयर है, ठीक है, दिस इज योर एटमॉस्फेयर। सो आउटर स्पेस और एटमॉस्फेयर के बीच में एक लाइन होती है, दिस इज द लाइन। इस लाइन को बोला जाता है क्रमन लाइन। और ये जो क्रमन लाइन है
वो लगभग 100 किलोमीटर की हाइट पर होती है, ठीक है। ये हमारा एटमॉस्फेयर है, इसकी 100 किलोमीटर की हाइट पे आपको मिल जाएगा ये क्रमन लाइन, ठीक है। और यदि पूछ ले कि क्रमन लाइन एग्जैक्टली कहाँ होता है, सो यू कैन सी हियर, जो क्रमन लाइन है वो हमारा थर्मोस्फेयर में है, ठीक है। ये देख रहे हो, दिस इज द क्रमन लाइन, ये है आपका थर्मोस्फेयर में। थर्मोस्फेयर या फिर यदि आपको बोल दे कि आयनोस्फेयर, क्या ये आयनोस्फेयर में, तो वो भी सही होगा, ठीक है। आयनोस्फेयर में होता है और किसके ऊपर होता है, ये होता है मेसोस्फेयर के ऊपर, ठीक है। मेसोस्फेयर के ऊपर आपको क्रमन लाइन देखने को मिलेगा। गॉट इट। सो यस, विद दिस वी आर डन विद जो भी हमारा बेसिक था। अभी हम नेक्स्ट में और भी चीज़ें देखने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।